फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके लैंड। आज यूनिट 7 विज्ञान और पर्यावरण का विषय कृषि उत्पाद तकनीक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, आज इस विषय को पढ़ते हैं। कृषि तकनीक या कृषि प्रौद्योगिकी क्या होती है? खेतों और कृषि कार्य में मुख्य रूप से सेंसर उपकरण, मशीनों व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि में प्रगति करना ही कृषि तकनीक या कृषि प्रौद्योगिकी है। भारत में कृषि उत्पाद तकनीक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: परंपरागत कृषि उत्पाद तकनीक और आधुनिक कृषि उत्पाद तकनीक। परंपरागत कृषि उत्पाद तकनीक हरित क्रांति लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि में मशीनीकरण की आवश्यकता भी है, अर्थात परंपरागत कृषि विधि व तकनीक में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में कई प्रकार की कृषि विधियों की खोज की गई है। इनमें से मुख्य क्या हैं? पहली है परती छोड़ना और चक्रीय कृषि करना, द्विफसली कृषि, मिश्रित कृषि और बहुफसली कृषि। ये परंपरागत कृषि उत्पाद तकनीक हैं। आइए इनको जानते हैं। तो पहली है परती छोड़ना या चक्रीय कृषि विधि। ये दोनों विधियां मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। लगातार खेती करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, अतः परती छोड़कर कृषि करने की विधि किसी खास फसल द्वारा मिट्टी में पोषण की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। परती छोड़ना मतलब कि आप कुछ साल के लिए खेती मत कीजिए, खेत की जुताई मत कीजिए और खेत को ज्यों का त्यों ऐसा ही छोड़ दीजिए। हल्की मिट्टियों के संबंध में जहां पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है, एक खेती के बाद जमीन को 7 सालों तक परती छोड़ दिया जाना पड़ता है। उर्वर भूमि पर प्रत्येक 3, 4 या 5 सालों तक खेत को परती छोड़ दिया जाता है। अगली है चक्रीय फसल विधि। इसमें एक खेत में उर्वरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलें चक्रीय रूप में लगाई जाती हैं। चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य फसल फली वाले पौधे होते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पहले मौसम में इन्हें लगाया जाता है और इसके बाद कपास आदि फसलें लगाई जाती हैं, जो मिट्टी से नाइट्रोजन सोख लेती हैं। गन्ना, तंबाकू आदि की खेती में भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इन्हें काटने के बाद खेत में बचे खादों का उपयोग करने के लिए अनाज वाली फसलें लगाई जाती हैं। यह चक्रीय का ही एक रूप माना जा सकता है। ये थी वो विधि जिसमें चक्रीय फसल की जाती है। अब जानते हैं कि चक्रीय कृषि होती क्या है। तो चक्रीय कृषि यह कृषि भूमि को परती छोड़ने से बचाने के लिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसमें फसल उगाना चाहते हैं तो उसके लिए की जाती है। फिर भी यह विधि हर प्रदेश में सफल नहीं हो सकती। कुछ मामलों में चक्रीय कृषि में 3 या 5 वर्षों में परती छोड़ना पड़ता है। जहां चक्रीय फसलों से मिट्टी में पोषक तत्व बना रहता है, वहां ज़मीन को परती छोड़ने की आवश्यकता लंबे समय तक नहीं होती है। मतलब कि जहां पर पोषक तत्व काफ़ी समय तक बना है, वहाँ परती ज़्यादा नहीं छोड़ना पड़ता। जिन मिट्टियों में पोषक तत्वों की आपूर्ति कृत्रिम रूप से अच्छी मात्रा में की जा सकती है, वहाँ पर भी परती छोड़ना ज़रूरी नहीं है। अगली परंपरागत कृषि है द्विफसलीय कृषि। द्विफसली कृषि में एक वर्ष में चक्रीय विधि से 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो या वर्षा अच्छी मात्रा में होती हो। जिन प्रदेशों में सालों भर पानी उपलब्ध रहता है, वहाँ 3 फसलों तक की खेती संभव हो जाती है। उसको हम बहुफसली खेती कह सकते हैं। 2 फसली कृषि का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना होता है, इसलिए दूसरी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली होती है। फिर भी दूसरी फसल मिट्टी की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करती है, मिट्टी का किस तरह का रवैया है। अगली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कई फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार लगाया जाता है कि कुछ फसलों द्वारा मिट्टी से लिए गए पोषक तत्वों की भरपाई कुछ हद तक दूसरी फसलों द्वारा हो जा सके। चूंकि विभिन्न फसलों के पकने की अवधि भी अलग अलग होती है, इसलिए मिश्रित कृषि में एक ही समय पर 2 फसलें बोई जाती हैं, लेकिन काटी अलग अलग समय पर जाती हैं। जल्दी पकने वाली फसलों को मूंगफली, कपास या दलहन जैसी देर से पकने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। एक साथ बढ़ने वाली विभिन्न फसलों पर जलवायु का अलग अलग असर पड़ता है। मिश्रित कृषि से किसान उत्पादन व मूल्य की अनिश्चितता से बहुत हद तक बच सकता है कि वह जो उत्पादन कर रहा है मूल्य उसका सही मिले या नहीं। अगली कृषि है बहुफसली कृषि।
कम समय में तैयार होने वाली फसलों के आने तथा जल प्रबंधन तकनीक के कारण अब साल में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे बहुफसली कृषि कहते हैं। जैसा बताया मैंने, गेहूं के साथ चक्रीय विधि से अमरीकी कपास कम समय में तैयार होने वाली को लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कम समय में पकने वाले चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन आदि बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। कई ऐसी फसलें किसानों को उपलब्ध हो चुकी हैं जिन्हें बाजार की मांग के अनुसार व चक्रीय बहुफसली कृषि के पैकेज को अपनाकर किसानों ने अपने उत्पादन और आय में वृद्धि की है। एक कृषि और होती है जिसको रिले कृषि कहते हैं। चक्रीय कृषि के अतिरिक्त यह भी कृषि की एक अन्य विधि है जिसमें खड़ी फसल के नीचे एक फसल बोई जाती है। अब तक हमने सीखा कि कृषि परंपरागत तरीके से किस तरह से की जाती है। अब जानते हैं कि आधुनिकीकरण कृषि उत्पाद तकनीक में किस तरह से हुआ है। तो आधुनिक कृषि प्रणाली ने समूचे देश में अनाज के उत्पादन की वृद्धि में भारी योगदान दिया है। इस प्रणाली के प्रयोग से देश अनाज के उत्पादन में पर्याप्तता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक कृषि में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन एवं मशरूम संवर्धन इत्यादि शामिल हैं, जो भोजन के अन्य उत्पाद जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे, मशरूम इत्यादि प्रदान करते हैं। हम कृषि के अलावा इन किस्म की कृषि को भी किया करते हैं। पोषक भोजन की आपूर्ति करने के साथ साथ ये दालों के उपभोग को भी कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये पूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार आधुनिक किसान फसल उगाने के साथ साथ इन कृषि कल्पों को भी या इन कृषि कल्पों में से किसी एक को भी अपना सकता है। अब चलिए कुछ डिटेलिंग जानते हैं। तो पहली हो गई मुर्गी पालन की कृषि, पोल्ट्री फार्मिंग। मुर्गी पालन शब्द का प्रयोग बतख व मुर्गियों जैसे पक्षी को उनसे अंडे व मांस पाने के लिए उनकी देखरेख व उनका पालन करना ही एक कृषि है। मुर्गी पालन थोड़े ही समय में इसलिए लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसका प्रारंभ व संचालन करने की प्रक्रिया सरल है। मुर्गी पालन पर खर्च शीघ्र ही 1 से 6 माह में आपको धनराशि लौट आता है। यह एक सरल रूप से संचालित और कम स्थान व श्रम में संभव है। मुर्गियों जैसे पक्षी व उनके अंडे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। साथ ही भारतीय मुर्गियों से अच्छी गुणवत्ता का मांस पाया जा सकता है, परंतु इनके अंडे छोटे आकार के होते हैं। बाहर के कुछ देशों की विशिष्टतम किस्मों के मुकाबले में इनकी साधारण बीमारियों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता भी कम है। विदेशी पक्षियों की कुछ साधारण किस्में इस प्रकार हैं: लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, कॉर्निश। और साधारण भारतीय किस्में हैं असील, चिटागोंग, बसरा। अगली कृषि मशरूम या खुम्बी की कृषि है, मशरूम कल्चर। मशरूम की कृषि न सिर्फ धन कमाने का एक आकर्षक तरीका है, बल्कि यह पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी है। यह एक प्रकार के कवक हैं जो कि छोटे आकार की सफ़ेद गेंदों के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें एक छोटी शाखा और टोपी होती है जो कि एक छतरी के समान ऊपर की ओर खुलती है। इनमें क्लोरोफिल नामक तत्व की कमी होती है और ये खेतों व कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों व कूड़ा करकट पर उगते हैं। मानवीय उपभोग के लिए बेकार पदार्थों, कूड़ा करकट को माध्यम बनाकर यह उगाई जा सकती है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मशरूमों की अनेक किस्मों में से केवल कुछ ही खाने योग्य हैं। भारत में उगने वाले कुछ खाने योग्य मशरूमों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि सफ़ेद बटन मशरूम, इसको बोलते हैं एगेरिकस बाइस्पोरस, धान के रेशे की मशरूम व आयस्टर मशरूम। मशरूम ऊंचे स्तर के प्रोटीनों का अच्छा स्रोत है। हरित लवक कम है लेकिन प्रोटीन अच्छा। इसके अतिरिक्त ये विटामिनों एवं खनिजों जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर है। फल व सब्जियों की तरह मशरूम भी जल्दी सड़ने वाले पदार्थ हैं तथा संरक्षण व व्यावसायीकरण की प्रक्रियाओं के दौरान उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगला है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर कहते हैं इसको। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को मधुमक्खी रखरखाव या पालन के नाम से भी जाना जाता है। एपीस का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन बड़ी मात्रा में मधुमक्खियों से निकाले गए मधु के निर्यात के लिए मधुमक्खियों के समूहों, कॉलोनियों की देखरेख व नियंत्रण के लिए करना पड़ता है। प्राचीन काल से ही मधुमक्खी पालन घरों में करते थे, परंतु अब यह एक उद्योग का रूप ले चुका है। 3 लाभ मिलते हैं हमको मधुमक्खी पालन करने से। एक तो शहद जैसा मूल्यवान खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। दूसरा, मधुमक्खी मोम प्रदान करती है जिसका उद्योग में यूज़ हो जाता है। तीसरा है कि मधुमक्खियाँ परागण के बहुत अच्छे एजेंट या कारक होते हैं जिनकी परागण प्रक्रिया से कृषि उत्पादन बढ़ता है। फूलों से निकाला गया मधुरस, मकरंद व पराग शहद के निर्माण में प्रयोग होता है। मधुरस फूलों से निकाला हुआ एक मीठा स्राव है। यह शहद के लिए कच्चा माल है। परागकण भ्रूण निषेचित अंडों के लिए भोजन के रूप में भी काम करता है। अगला है
मछली पालन और जलीय कृषि, पिसीकल्चर और एक्वाकल्चर। दुनिया के बहुत से भागों में मछलियाँ प्रोटीन युक्त खाद्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन या मत्स्य पालन का विकास अब एक अधिक संभावना वाला क्षेत्र या उद्योग बन चुका है। भारत का एक लंबा समुद्र तट है जो कि समुद्री मछलियों का एक बड़ा उत्पादक है। अब देखिए कृत्रिम मात्स्यिकी क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल फिशरीज। ऐसा जलीय क्षेत्र जहां मछली पालन व्यावसायिक रूप से होता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम मात्स्यिकी। यहाँ पर मछलियों की उत्पत्ति, पालन पोषण व अंत में उनको फसल के रूप में प्राप्त किया जाता है। मत्स्य उद्योग या तो एक प्राकृतिक जलीय क्षेत्र में या एक कृत्रिम जलीय क्षेत्र में संभव है। कई प्रकार की मछलियों का एक साथ पालन पोषण भी किया जा सकता है। जिस किस्म के जल में उनका पालन होता है उसके आधार पर भी मात्स्यिकी को हम बांट सकते हैं निम्न श्रेणियों में: समुद्री मात्स्यिकी, अलवण जल या अंतःस्थलीय मत्स्य केंद्र और ज्वार नद। अब देखिए ये होता क्या है, तो समुद्री मात्स्यिकी अर्थात जहाँ समुद्र तट पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। उदाहरण क्या है मछलियों के? मैक्रेल, सार्डीन, कैटफिश। अब अलवण जल या अंतःस्थलीय मत्स्य केंद्र, तो ये मछलियाँ नदियों, सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले नालों, झीलों, टैंकों आदि में पाई जाती हैं। उदाहरण है रोहू, कतला, मिस्टस। ज्वार नद क्या होता है? ये उन जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ नदी का पानी व समुद्र का पानी मिश्रित होता है, जैसे कि लैगून, तटीय झील, डेल्टा चैनल आदि। ये प्राय बंगाल व केरल जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उदाहरण इनके हैं मुलेट, मिल्क फिश, पर्ल स्पॉट। अब कुछ अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद तकनीक हैं जैसे कि ओलेरीकल्चर, इसमें सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, इसमें बागवानी की जाती है। पोमोकल्चर, इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है। वर्मीकल्चर, इसमें केंचुओं का पालन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों की खेती की जाती है। विटीकल्चर, इसमें अंगूरों की खेती की जाती है। सेरीकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन किया जाता है। अब वर्टिकल फार्मिंग क्या है? इसमें प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में फसलों को घर के अंदर उगाया जाता है। इस कृषि में कम मृदा वाली विधियों जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम पानी व कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसमें मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को उगाया जाता है। इसमें पानी का उपयोग करके पोषक तत्वों को पौधों तक भेजा जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग अंतरिक्ष के यान व बंजर क्षेत्र में किया जा रहा है। एक्वापोनिक्स क्या है? इसमें मछली व सब्जियों को एक साथ वृद्धि करने के लिए यह एक नई कृषि विधि है। यह एक प्रकार की घर के अंदर वाली खेती है। इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पानी, कम भूमि, कम लागत और कम श्रम के साथ अधिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए नास क्या है? NAAS, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी बोलते हैं। यह पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी व कृषि विज्ञान, इसके साथ साथ कृषि और कृषि उद्योग के बीच लिंक या एक सहयोग का काम करती है और उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। और नास जो है इसकी स्थापना 5 जून 1990 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। थैंक यू फ्रेंड्स आपका।